एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9C जो एनुअल रिटर्न रिकन्सिलिएशन करना है। तो इस पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो इसका रिकन्सिलिएशन कैसे होगा, कैसे ये रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन बेस 9C होता है। तो इसमें पहला ये है जो इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए रिक्वायर्ड फाइल करने के लिए, 9C क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 9C जो है ये एक्चुअली सर्टिफिकेशन ये CA और CMA के द्वारा होता था स्टार्टिंग में जब ये सेक्शन आया था। उसके बाद क्या हुआ, ये फिनंशियल ईयर 20-21 में जो है 20-21 में इसको रिमूव कर दिया है। फिलहाल ये रिमूव है, लेकिन आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस पे ये फाइल करना है। ठीक है, अब किसको फाइल करना है, तो इसके लिए आपका जिसका टर्नओवर एग्रीगेटेड टर्नओवर एबव 5 करोड़ है उसको 9C फाइल करना है। ठीक है, एक टेबल हम ये भी बना लिए 9 और 9C में किसको फाइल करना है। ठीक है, तो 2 करोड़ से ऊपर जैसे जान रहे हैं उसमें 9 फाइल करना है। 2 करोड़ से आपका यदि 2 करोड़ तक टर्नओवर है, 2 करोड़ से ऊपर तो 9 फाइल करना है। और 9C यदि 9 फाइल किए, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर 9 फाइल किए, लेकिन 5 करोड़ से नीचे है तो ये तो ऑप्शनल है। बट आप यदि 9 में कुछ गलती कर दिए हैं तो उस कंडीशन में आप इसको 9C फाइल कर लेंगे। ठीक है, अब मोर देन 5 करोड़ है तो 9C मैंडेटरी है। ठीक, अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत होगा। ठीक है, तो फर्स्ट होता है क्या, एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल होना चाहिए 9C से पहले। उसके बाद फिनंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए। रेट वाइज टर्नओवर एनालिसिस परचेज रजिस्टर फॉर ITC जो क्लेम की है उसका कंप्लीट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। एक्सपेंस वाइज ITC जो भी ITC यूज किए उसको एक्सपेंस वाइज, मान लीजिए परचेज किए तो परचेज गुड्स है, मेरा कोई ऑफिस का एक्सपेंस है, अदरवाइज जो भी जिस सर्विस भी आप लिए उसका एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस वाइज उसका एंट्री होना चाहिए। अब ये कुछ 4 स्टेप रिकन्सिलिएशन का होता है। ठीक है, टर्नओवर का रिकन्सिलिएशन किया जाता है, टैक्सेबल टर्नओवर का रिकन्सिलिएशन किया जाता है, टैक्स पेड का रिकन्सिलिएशन और ITC का। अब हम जानेंगे ये टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर में क्या अंतर है। ठीक है, तो 9 में इसका डिस्कस कर चुके हैं। जो टर्नओवर बुक ऑफ अकाउंट का जो बैलेंस शीट का पार्ट है उसमें ज़रूरी नहीं है सारा जो बैलेंस मेरा इनकम है सब टैक्सेबल इनकम है, बहुत सारा है जो GST में एग्जम्प्ट है। ठीक, तो ये आपका ब्रेकअप बनाना होगा। अब आते हैं जो GST पोर्टल पे। अब देखिए इसका क्या है, 9 हम लोग फाइल किए, ये एनुअल ये आपका ऑनलाइन रिटर्न था। ठीक है, लेकिन 9C जो है ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन टूल के थ्रू आप JSON अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आप डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड में आप ऑफलाइन टूल्स से 9C को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या होता है, आपका GST नंबर, फिनंशियल ईयर कौन सा फिनंशियल ईयर का फाइल कर रहे हैं, आपका लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, ये भर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल। अब ये पार्ट जो है ये टर्नओवर का रिकन्सिलिएशन करता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकन्सिलिएशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर जो आपका बुक में है और जो आप 9 में डाले हैं, 2 का ये रिकन्सिलिएशन करता है। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक का हम लोग समझेंगे इसका अर्थ क्या होता है और
इसमें कौन अमाउंट जाएगा। ठीक है, टर्नओवर ये जो है ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट मल्टीपल जीएसटी यूनिट अंडर द सेम पेन। ये समझिए, मान लीजिए आपका पूरा कंट्री में बिजनेस है डिफरेंस स्टेट में, ठीक, तो बैलेंस शीट में आप पे एक ही पैन पे है तो बैलेंस शीट तो उसका एक ही जाएगा सारा मर्ज होकर, बट जीएसटी नंबर डिफरेंस है हर एक स्टेट वाइज, तो जीएसटी का 996 तो अलग अलग जाएगा। तो उसमें आपका ये देखना होगा जो आपका जिस स्टेट का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका इसमें टर्नओवर ग्रॉस टर्नओवर होगा एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं। इतना लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग 20 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर दिखा रहे हैं जो मेरा ग्रॉस बैलेंस शीट में इस पर्टिकुलर स्टेट का टर्नओवर ये था। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है बी नंबर, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका कंस्ट्रक्शन का काम है और उस फिनेंशियल ईयर में आपका 70-75% काम वर्क हो गया है। ठीक है, तो उसके बिल जो है रेवेन्यू उतना बुक करना होता है बिगिनिंग ऑफ फिनेंशियल ईयर, मतलब पिछला फिनेंशियल के इस ईयर में। तो इसका जो है आप जीएसटी में तो ले लिए लेकिन ये अनबिल है तो बुक ऑफ अकाउंट में तो आया नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि आपका बैलेंस शीट के टर्नओवर में ये ऐड नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल 55,000 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड हो गया। अब ये अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस में, गुड्स में तो अभी नहीं है फिलहाल, सर्विस में जो है आपका कोई भी रिसीट आता है, सर्विस के अगेंस्ट पेमेंट आता है, तो उस पेमेंट पर एट अ टाइम आपको उसका जीएसटी पे करना पड़ता है सर्विस के केस में। तो मान लीजिए आप मार्च मंथ में, ठीक है, 5 करोड़ का रिसीट आया है आपके पास और उसका बिल जो किए, क्योंकि आप सर्विस करेंगे तब तो बिल करेंगे, बिल आप अप्रैल मंथ में किए तो अप्रैल 22 में किए और ये मार्च 22 में आपके पास पैसा आया। ठीक है, तो मार्च में ये बिल तो कर दिए, तो मार्च में आप इसको जीएसटी में तो दे दिए लेकिन आप इसका रेवेन्यू तो बुक किए नहीं है। ठीक है, तो ये आपका उस कंडीशन में ये आपका आ जाएगा 5 करोड़ का यहाँ ऐड हो जाएगा बुक में, क्योंकि बुक में तो ऐड नहीं था, नहीं, आप जीएसटी 9 में ये शो कर दिए हैं। ये समझ गए ना कौन सा ये होता है। मान लीजिए इसमें से भी यदि देखेंगे 5 करोड़ का मार्च का बिल था, रिसीट आया था मार्च में, हम 3 करोड़ का बिल कर दिए। ठीक है, तो 3 करोड़ का बिल कर दिए तो 2 करोड़ मेरा बच गया, तो 3 करोड़ का बिल कर दिए तो 3 करोड़ तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया होगा, यहाँ आपका 2 करोड़ का फिगर रह जाएगा। ठीक, डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 1, ये क्या होता है, ब्रांच इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आपका स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ब्रांच है तो आप वहाँ ट्रांसफ़र किए तो जीएसटी में तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है, और जो इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र करते हैं उसको तो बुक ऑफ अकाउंट में अपना रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बुक में तो है नहीं तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना ऐड हो जाएगा, एग्जाम्पल हम लोग सेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो मान लीजिए 45,000 है तो इसको ऐड कर दिए। ठीक है, क्रेडिट नोट इशू आफ्टर द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। मार्च के मंथ में आप जो क्रेडिट सेल किए थे उसको अप्रैल में सेल रिटर्न आप जीएसटी में लिए हैं, जो जीएसटी का रिटर्न गया अप्रैल मंथ में उसका लिए, बट
वो बुक ऑफ अकाउंट में क्या किया, आप सोचिए जो मार्च का था तो मार्च में ही हम काहे अपना रेवेन्यू ज़्यादा करेंगे, तो आप मार्च में उसको बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री ले लिए हैं। ठीक, तो मार्च में एंट्री ले लिए तो टर्नओवर आपका क्या हुआ, माइनस हो गया है। ठीक है, लेकिन टर्नओवर मार्च में लेंगे माइनस हुआ, जीएसटी में कहाँ है, वो अप्रैल में, जीएसटी में अप्रैल में है। तो इस फिनांशियल मतलब 21-22 में तो उसका आपका इम्पेक्ट आ नहीं रहा है क्योंकि वो अप्रैल में है। तो इस कंडीशन में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आ रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेंट फॉर द ऑडिटेड फिनेंशियल ईयर स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो है बहुत सारा है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अब जीएसटी जो नहीं लगा तो आपका जीएसटी रिटर्न में तो उसको डाले नहीं, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में तो लेंगे ही। तो बुक ऑफ अकाउंट में टर्नओवर क्या हो गया, वहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा 7,50,000 टर्नओवर माइनस हो गया था। ठीक है, तो मैं इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो दोनों ये क्या होता है, दो डेटा जब इक्वल होगा तभी तो रिकन्सिलेशन मैच करेगा। तो इसीलिए इसको प्लस माइनस का ये सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, नीचे तो ये इस तरह ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए एक स्टेप आता है टर्नओवर फॉर अप्रैल 17 टू जून 17। ये आपको याद होगा जो वैट जीएसटी जो है जुलाई 17 से आया था, तो फर्स्ट क्वार्टर का जो है स्टेट टैक्स लगता था उसके लिए अब इसका ज़रूरत है नहीं वैसे कुछ। ठीक है, अब अनबिल रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, वो क्या था, ऊपर हम लोग बी कॉलम में पढ़े थे, बिगनिंग द फिनेंशियल ईयर, ये एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर में मतलब उस जो फिनेंशियल ईयर जिसका रिटर्न फाइल करें उसका एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर में ये अनबिल रेवेन्यू आपका रह गया था। तो ऊपर आप क्या किए थे, प्लस कर दिए थे, तो नीचे एंडिंग में रह गया क्योंकि एंडिंग में आप तो उसको बुक में आ गया, रिटर्न में नहीं डाले। ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आया अनएडजस्टेड द एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर, ये भी वही है। बिगिनिंग मतलब यदि अभी हम क्या बोल रहे, जो अप्रैल में उसका बिल बनाए हैं, ये जो बिल 2 करोड़ का अप्रैल में बनाए, तो यदि हम यहाँ 22-23 का रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो ये तो बिगनिंग हुआ मेरे लिए। अब बिगनिंग हुआ तो इसको हम अप्रैल में इनवॉइस बनाए तो बुक ऑफ अकाउंट में अप्रैल में तो ले लिए हैं, बट मार्च बिल इसका बिलिंग जो है टैक्स पे जो है मार्च में कर दिए हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये वाला कॉलम आपका आय जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना कर दिए, मान लीजिए ठीक है 10 लाख रुपया माइनस कर दिए हैं, कोई दिक्कत। लो आई तक क्लियर कर लिए। अब जे में आ रहा है क्या, क्रेडिट नोट अकाउंटेंट फॉर द इन द ऑडिटेड एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बट नोट परमिसेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, ये क्या हुआ है, क्रेडिट नोट इशू करते हैं आप लोग, थोड़ा हम लोग पीछे जाएंगे। जो स्टेट टैक्स जब था उस टाइम 6 मंथ का इसका पीरियड था जो आप रिटर्न कर सकते हैं, बट अभी क्या जीएसटी में है, जो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का सितंबर पहले था ड्यू डेट जो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद अब क्या हो गया, जो 30 नवंबर हो गया। ठीक है, तो आप जो स्पेसिफाइड डेट रहेगा नेक्स्ट फिनेंशियल आईटीसी क्लेम कर सकते, तब तक ही आप क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि क्रेडिट नोट आप ले रहे हैं और उसका इनवॉइस डेट जो है उससे बाहर हो गया है, स्पेसिफाई जो डेट है क्लेम करने का,
तब कंडीशन में आपका जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी आप अपना कम नहीं कर सकते हैं जो क्रेडिट नोट लिए, लेकिन किसी कस्टमर से आपको रिटर्न करना है तो करेंगे बुक में, तो बुक में तो रिटर्न ले लेंगे, बट उसका जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये तो आपका रिटर्न में नहीं गया, लेकिन बुक में क्या हुआ, माइनस हो गया, ठीक है जे कॉलम। तो बुक में यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कितना कर देंगे, तो जितना आपका वैल्यू रहेगा ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये ऐड हो गया। फिर आ जाता है एडजस्टमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ यूनिट टू DTA यूनिट, ठीक है। ये यदि है आपके केस में तो ये आप डाल दी, इसको ऐड कर दीजिए। नहीं सॉरी, ये माइनस होगा क्योंकि इसमें बुक नहीं रहता ना जीएसटी में, ठीक है, माइनस हो जाएगा। ये वाला पार्ट टैक्स में नहीं आएगा तो माइनस हो जाएगा, बुक में होगा। और इसको चलिए, मैं ये केस में नहीं है। अब ये आ रहा है जो टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये समझिए इसका क्या है। आपका 21-22 का फर्स्ट 2 मंथ में आप कंपोजिशन स्कीम में थे, बाद में आपका लगा जो नहीं मेरा टर्नओवर बढ़ गया या मैं और ऐसा रिक्वायरमेंट है जो मैं रेगुलर में स्विच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब 2 मंथ का आपका जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर सेपरेट अलग जाता है, ठीक है, एनुअल रिटर्न। तो उसमें आपको 9 में तो फिगर आएगा नहीं, लेकिन आपका बैलेंस शीट तो ये कंपोजिशन और रेगुलर का अलग अलग रहता नहीं है। तो बैलेंस शीट में तो दोनों सेम फिगर हैं, तो आप यहाँ से बैलेंस शीट में जो इंक्लूड है इसको आप छांट देंगे यहाँ से। मान लीजिए सपोज मेरा ये फिगर है जो कंपोजिशन स्कीम का है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम वाला फिगर हम यहाँ से हटा दिए। अब सेकंड क्या आता है, एडजस्टेड इन द टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल देयर अंदर, ठीक है। तो इसमें यदि आपका है कोई तो आप इसको यहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। नहीं है, आगे बढ़िए। अब ये फॉरेन एक्सचेंज का आपका कोई सेल है तो ये डाल दीजिए इसमें, ठीक है, ऐड कर दीजिए यदि है तो, नहीं है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रहा है वो अनएडजस्टेड इन द टर्नओवर ड्यू टू रीजन नोट लिस्टेड एबव। अभी ऊपर से जो हम लोग डिस्कस किए लाइन बाय लाइन, उसमें के बाद भी यदि लग रहा है जो नहीं मेरा कुछ टर्नओवर है जो इसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो वो वाला फिगर आप इसमें डाल दीजिए, ठीक, ये फिगर डाल दीजिए। अब ये फाइनल आया रिटर्न टर्नओवर, जो एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट जो ये वो कॉलम था, ये टर्नओवर ऑटोमेटिक आ गया। अब ये आप जो 9 फाइल किए 9 कॉलम से ये आप उठाएंगे जो मेरा 9 में टर्नओवर क्या है। देखिए 9 में वो एग्जाम टर्नओवर टेबल जो है ना 10, 11, 12, तो वहाँ से फिगर लेंगे आपका 9 में कितना फिगर टर्नओवर आ रहा है, ठीक। ये मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पे जो नहीं मेरा 9 जो मैं फाइल किया वो मेरा 9 में भी ये सेम है। ये मैच करना चाहिए, यदि मैच नहीं हो रहा है तो इसका आपका पास रीजन होना चाहिए जो क्यों मैच नहीं हुआ, रीजन के लिए दे दिया है। हर एक रिकन्सिलेशन में तो कुछ मिसमैच भी होता है, तो उसका एक अलग कॉलम रीजन का भी बना दिए। तो आपको इसमें रीजन लिखना होगा जो भैया क्यों नहीं मैच किया है ये, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो मेरा टर्नओवर है। अब टर्नओवर में तो एग्जाम्प्ट गुड्स भी रहता है, नील रेट भी रहता है, जीरो सप्लाई भी रहता है। इसमें आपको टैक्सेबल टर्नओवर करना है। हम लोग याद है यहाँ डिस्कस किए थे टर्नओवर, अभी क्लियर कर लिए टर्नओवर क्या है। अब टैक्सेबल टर्नओवर में जाएंगे। टैक्सेबल टर्नओवर में करने के लिए ये पार्ट जो है ये आप 9 में भी डाले होंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्प्ट गुड्स नील रेट, ये एक में हम यदि
9 में कुछ अमाउंट डाले हैं, ठीक है। मेरा मान लीजिए इतना होगा, तो हम यहाँ भी ये पार्ट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल टर्नओवर में एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर इन द एनुअल रिटर्न। 9 में आप क्या डिक्लेयर किए हैं एनुअल रिटर्न में, टैक्सेबल टर्नओवर, ये आपको यहाँ भी डालना होगा, ठीक है। ये 9 से देखकर डालना होगा, ठीक। ठीक, हम ये सेपरेट डाल दिए, तो ये मेरा 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, इस जो टैक्सेबल टर्नओवर पर हम लोग पहुंच गए हैं। जो बैलेंस शीट में एनुअल टर्नओवर से लिए थे फिगर, उसको ब्रेक करते करते टैक्सेबल, यदि यहाँ भी डिफरेंस है तो इसका भी आपका रीजन यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें देखिए रिकन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। इसमें क्या है, जो भी आपका टैक्सेबल टर्नओवर है, ये पार्ट जो आया है यहाँ पे जो है ना 19,44,14,000, इसका ब्रेकअप इसमें देना है रेट वाइज, ठीक है। रेट वाइज दीजिए, CGST, SGST, IGST जिसमें होगा। RC मतलब रिवर्स चार्ज हो गया, रिवर्स चार्ज डाले हैं तो उसका दे दीजिए। और ये फिगर आपका भी मैच हो जाना चाहिए 9 में, जो आपका जिस पर आप टैक्स पे किए हैं ये आ जाएगा। और ये आपका जैसे डालेंगे ये ऑटो आ जाएगा, तो ये रेट जैसे डालेंगे ये आपका 9 में ये कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए ये डाले, तब इसका कितना CGST SGST है उस हिसाब से डालकर अपना भरने के बाद इसमें भी यदि डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस आपका रिकनसाइड जो है ना, ये अनरिकनसाइड डिफरेंस का इसको पे करना होगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ गया तो पे तो करना होगा। तो यहाँ रीजन लिखेंगे जो यह टैक्सेबल टर्नओवर में भी मेरा डिफरेंस है क्या, तो डिफरेंस है तो किस कारण डिफरेंस हो गया, गलती हो सकता है। अब ये गलती जो हुआ है, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो 50,000 का आपके पास डिफरेंस हो गया, 5 लाख लिख दिया, ठीक है। 5 लाख का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब 5 लाख का डिफरेंस हो गया, तो ये 5 लाख का यहाँ ब्रेकअप देना होगा, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, ठीक है। ड्यू टू रीजन तो आप दे ही दिए होंगे, तो ये इसका ब्रेकअप देना होगा जी, ये मेरा इस रेट में था जिसका मैं पेमेंट नहीं किया। अब आप इसको कैश में पेमेंट DRC 3 से पे कर दीजिए। DRC 3 से कैसे पे किया जाता है हम ये डिस्कस कर चुके हैं, 9 का वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्या, मेरा ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, जो हम लोग यहाँ 4 में पहुँच गए, लास्ट है और यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है जो ITC अवेल जो है एज पर ऑडिट एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में उस सफिशिएंट जो आप स्टेट का रिटर्न फाइल 9 फाइल कर रहे हैं ना, उसका ITC कितना है इसमें ये आपको डालना होगा। इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, मेरा 15,50,000 है, ठीक है, एनुअल रिटर्न में। फिर बोलता है ITC बुक इन द अर्लियर फिनेंशियल ईयर, क्लेम इन द करेंट फिनेंशियल ईयर, मतलब पिछला 21-22 का अभी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 20-21 का आपका ITC मान लीजिए मेरा 75,000 रुपया बचा था जो हम 21-22 में लिए, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। 75,000 करना होगा ना, ये ऐड हो गया। अब ऐड हो गया, अब
दे रहा है। फिर सेकेंड, आईटीसी बुक इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो स्पेसिफाइड डेट है, जैसे अभी सितंबर तक फाइल आप आईटीसी ले सकते हैं। तो वो बोल रहा है 21-22 का आईटीसी, 22-23 में आप सितंबर तक कितना इसमें से ले गए हैं, तो इसमें से मान लीजिए हम 50,000 ले गए हैं, ठीक है। अब 50,000 हम ले गए तो नेट ये आ जाता है IT से वेल एज पर ऑडिट फिनेंशियल स्टेटमेंट और बुक ऑफ अकाउंट में 1575 हम इस साल 21-22 को टोटल यूज किए हैं। अब ये आपका जो ITC क्लेम 9 का है, 9 का डेटा से ये क्लियर हो जाएगा जो हाँ हम यहाँ 1575 क्लेम किए हैं, ठीक है। ये 9C कम्प्लीटली रिकन्सिलेशन फॉर्मेट है, तो ये सारा चीज़ को रिकन्साइज करता है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। तो ये पार्ट आप अच्छा से इसको रिकन्सिलेशन करना होगा। भरने में तो 4 कॉलम है, लेकिन इसी का रिकन्सिलेशन ITC में सारा डालेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें भी यदि डिफरेंस कुछ आ रहा है तो डिफरेंस आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंस ये देखिए ये क्या है, अभी ये कोई मैंडेटरी नहीं है भरना, ऑप्शनल है, फिर भी आपके पास डेटा है तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिकन्सिलेशन ऑफ ITC डिक्लेयर द एनुअल रिटर्न 9 में जो आप ITC डिक्लेयर किए हैं उसका ब्रेकअप देना है एक्सपेंस वाइज एज पर ऑडिट रिपोर्ट बुक ऑफ अकाउंट में जो आपका है। इसमें आप लोग एक थोड़ा पीछे चलते हैं, जो अभी रिसेंटली बैलेंस शीट बनाए होंगे उसमें जो नया रूल आया है क्लॉज 44, उसमें भी इसका ब्रेकअप सेम जाता है, ठीक। तो वही ब्रेकअप आप यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए भी तो रिकन्सिलेशन किए होंगे, मैच किया होगा, वो फिगर आप डाल दीजिए, या नहीं तो फिर आप अपना बना लीजिए। ये सेपरेट मान लीजिए कितना गुड्स परचेज किए हैं, फ्रेट कैरेज का कितना है, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कितना है, ठीक है। जो भी आपका है ये आपको ITC का वैल्यू देना होगा, उसका ITC देना होगा, ठीक है। से यहाँ ब्रेकअप CGST SGST IGST करके नहीं है, एक साथ मर्ज है। इसमें से ITC इतना है, इसमें से अमाउंट में से आप इनएलिजिबल यदि है, एलिजिबल जो है आपका ये डाल देंगे। अब सेकेंड होता है ये आप डालें, इसके बाद पता चला जो हम जो ITC लिए हैं उसमें भी डिफरेंस कर दिए हैं। इसका पूरा ब्रेकअप यहाँ आकर भी यदि पता चल रहा है जो हम डिफरेंस कुछ कर दिए हैं, तो उसका यहाँ आपको रीज़न देना होगा, जो किस चीज़ का, हर एक चीज़ में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है तो क्यों होता है उसका रीज़न मांग रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये रीज़न डाल देंगे। और जो डिफरेंस अमाउंट हुआ उस कौन पार्ट में हुआ, CGST SGST IGST, उसको यहाँ डाल दीजिए और इसका DRC 3 से पेमेंट कर दीजिए रिकन्सिलेशन करके, ठीक है। ये रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जितना ये पार्ट आया इसका भी यहाँ भी सेम आपका ब्रेकअप मांग रहा है CGST IGST में, उसका जो है ना ऑडिटर, इसका ब्रेकअप आप इसमें डाल दीजिए। वैसे ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये आपका रिटर्न फाइल हो गया। ये भरने के बाद आप इसको वैलिड सीट करेंगे, वैलिड हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे जेसन जनरेट कर लेंगे। जेसन जनरेट करने के बाद ठीक है, जेसन जनरेट के बाद आप पोर्टल पे ऑफलाइन टूल से इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के में आपका उसके बाद बैलेंस शीट अटैच करना होगा, PL अटैच करना होगा, ठीक।
तो तीनों अटैच करके आप इसको सबमिट आप OTP से भी करते हैं, DR3 से भी, ये OTP से भी आप सबमिट कर लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर से भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी प्रीव्यू PDF डाउनलोड करके एक बार 9 से पुनः मिला लीजिए, अच्छा रहेगा, और अपलोड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आशा है ये आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।